अपना प्रभुत्व, अपनी डोमिनेशन मेंटेन करना चाहता है। और अब की बार जब मैं बोलता हूं ये ग्रेट गेम 2 है, लेकिन अब की बार हिंदुस्तान वो 100 साल 150 साल पुराना हिंदुस्तान नहीं है। आज की तारीख में हिंदुस्तान गुलाम नहीं है। हिंदुस्तान 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का, अब की बार हिंदुस्तान 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का है, बदला हुआ हिंदुस्तान है, ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला हिंदुस्तान है। बदला लेंगे, पूरा मुकाबला करेंगे, 1 इंच जमीन नहीं खोने देंगे। और इसलिए मैं आप लोगों से अपील करता हूं, आपके द्वारा, आप अपने द्वारा लोगों से मिलिए, लोगों से बात कीजिए और बताइए कि देश किस परिस्थिति गुजर रहा है और हो क्या रहा। अभी हमारा टेस्ट का टाइम है, इम्तिहान का टाइम है। 1962 से पहले अभी जो लोग, सब लोग केंद्रीय सरकार नरेंद्र मोदी से प्रश्न पूछ रहे हैं कि वहां पे क्या हो रहा है। जब इस इमरजेंसी सिचुएशन में, जब सुरक्षा के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो मिलिट्री के एक्सपर्ट्स हैं, एयरफोर्स के एक्सपर्ट्स हैं, जो सुरक्षा कर्मी हैं, अगर वो लोग अभी बैठ के इस बात का जायजा ले रहे हैं कि परिस्थिति क्या है, इसका कैसे रिस्पांस देना है, राष्ट्रीय हित में क्या होगा, ताकि हम लोग इस बार कमजोर न दिखाई दे, क्या करना होगा, उन हालात में ये लोग जो अपने आप को विपक्ष बोलते हैं, भारत का विपक्ष बोलते हैं, भारत का राजनीतिक विपक्ष बोलते हैं, वो लोग सवाल कर रहे हैं कि भैया हमको हिसाब दो, हमको ये बताओ और ये बताओ। आप जानिए किसी मुल्क में ऐसा हो सकता है, किसी मुल्क में ऐसा विपक्ष हो सकता है, जब हम वहां पे बॉर्डर जूझ रहे हैं चीनियों के साथ, यहां पे अपने अंदर, देश के अंदर बैठे हुए लोग कम दुश्मन नहीं है। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, जब अक्साई चीन चाइना ने जब अक्साई चीन पे कब्जा किया हो तो कोई जंग नहीं हुई थी। चीनी घुस गए थे अक्साई चीन में 50 के दशक में, बैठ गए थे वहां पे, अपना कब्जा जमा लिया था, अनाउंस कर दिया। किस वक्त? वहां के तत्कालीन प्रधानमंत्री जू एनलाई ने, जब हमारे दिल्ली के अंदर और बीजिंग के अंदर नारे लगते थे, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लग रहे थे, वहां से जू एनलाई ने, चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी कि अक्साई चीन हमारे कब्जे में है। तो दिल्ली में क्या होता है? दिल्ली में हमारे यहां पे पार्लियामेंट में बात होती है तो बोला जाता है अरे भाई वो तो बंजर इलाका है, वहां तो घास का एक तिनका नहीं उगता। ये था रिस्पांस तत्कालीन प्रधानमंत्री, पहले देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का, कांग्रेस की पार्टी से जो आते थे, उनका ये रिस्पांस था पार्लियामेंट के अंदर। तो उस वक्त हमारे जो वहां पे पार्लियामेंट में एक बहुत वरिष्ठ नेता थे, महावीर त्यागी जी नाम था उनका। वो लोग क्या कहते हैं, वो महावीर त्यागी ने क्या बोला कि मेरे सिर के ऊपर एक बाल नहीं है तो क्या मैं अपनी गर्दन काट दूं। ये था राष्ट्रभक्त। और जो उस वक्त सरकार के अंदर थे, उनकी रिस्पांस क्या थी कि वहां तो घास का तिनका भी नहीं उगता, गया तो गया। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद 50 के दशक से लेके शुरू से लेके हमारी मिलिट्री ने बार बार इस केंद्र सरकार को बोलते रहे, इस मिलिट्री ने बार बार केंद्र सरकार को बोलते रहे कि चीनियों की तरफ से खतरा है, तो हमें अपनी सुरक्षा मजबूत करनी चाहिए। लेकिन दिल्ली से नजरअंदाज किया गया। और हुआ क्या? 1962 की जंग हो गई। 1962 की जंग हो गई, हम बिल्कुल तैयार नहीं थे। बहुत सारे सेक्टर्स में तो हमारे जो पुलिस थे, पुलिस के लोगों ने वहां पे चीनी फौजियों के साथ जंग की। 303 बंदूक के साथ लोगों ने, हमारे जवानों ने जंग की, लेकिन अपने हौसला नहीं हारा। हम 62 की जंग हारे क्योंकि हम मिलिट्री तौर पे तैयार नहीं थे जंग के लिए, लेकिन हौसला, जज्बा हिंदुस्तानियों का, हौसला और जज्बा हिंदुस्तानी आर्मी का तब भी वही था, आज भी वही है। उस वक्त बहुत बड़ी गलती की गई। कहते हैं कि हम लोग अगर उस वक्त एयरफोर्स यूज करने का इजाजत देते तो शायद जंग के नतीजे बिल्कुल अलग होते, लेकिन नहीं दी गई इजाजत। जंग खत्म होती है तो उसके बाद हमारी रिस्पांस क्या रहती है? तब से आज तक, तब से कई बरसों तक केंद्रीय सरकार ने पूरे नेफा एरिया में, जितना हमारा चाइना के साथ बॉर्डर है, वहां पे, उस बॉर्डर पे, पूरे हिमालयन बेल्ट में सड़कें बनाने का काम शुरू तो छोड़ो, बंद कर दिया जो बन रहा था। डर गया था दिल्ली
यह सोचते हुए कि कहीं चीनी लोग यही सड़कें जो हम बना रहे हैं, इन सड़कों को इस्तेमाल करते करते दिल्ली तक ना आ जाए। यह हमारा हौसला था, लेकिन आज वो बदल गया है। आज हम उन इलाकों में सड़कें बना रहे हैं, वहां सड़कें बना रहे हैं जहां पे नॉर्मल सर्कमस्टांसेज में आदमी रह नहीं सकता, इतना वहां पे टेम्परेचर कम होता है। हमारे जवान, हमारे इंजीनियर्स, हमारे लोग वहां पे काम कर रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, एयरफील्ड्स बना रहे हैं। दौलत बेग ओल्दी का जो वहां पे हमने हवाई पट्टी बना रखी है, वहां अब भी जब जहाज उतरता है अगले कुछ मिनटों तक वहां कुछ नहीं दिखता, क्योंकि वहां इतनी धूल उठती है। वहां पे फिर भी हमारे एयरफोर्स के पायलट उन दुर्गम कंडीशन में भी अपना जहाज वहां पे उतारते हैं, मालवाहक जहाज उतारते हैं। अभी क्या हो रहा है कि हम लोग उन्हीं एरिया में, उसी दौलत बेग ओल्दी के एरिया में सड़कें बना रहे हैं ताकि हमारी जो सप्लाई लाइन बिल्कुल ठीक तरह से चले, और चाइना को यह तकलीफ लग रही है। अब यह मत भूलिए कि जब हम कश्मीर की बात, लद्दाख की बात करते हैं, हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात करते हैं, जब आपने पिछले साल 5 अगस्त को 370 हटा दिया, आपने एक छोटा मोटा काम नहीं किया, आपने एक तारीखी काम किया, एक हिस्टोरिकल काम किया। आपने क्या किया? जो तब तक हो रहा था, क्या हो रहा था? हम लोग कश्मीर के ऊपर समझौता करने के लिए तैयार थे। बातचीत जब बात कर रहे थे ना, जब पाकिस्तानी लोग हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के टेलीविजन पे हमको हिदायत देते थे, हमसे दोस्ती कर लो, हमसे अमन कर लो, नहीं तो हम ये करेंगे और वो करेंगे। आज परिस्थिति बदल गई है। 370 हटाने के बाद कश्मीर के ऊपर हिंदुस्तान किसी के साथ बात नहीं करेगा, यह मैसेज दुनिया भर में गया है। यह बहुत बहुत बड़ी बात है। एक बात, इस वजह से चाइना को तकलीफ हो रही है, इस वजह से पाकिस्तान को तकलीफ हो रही है, इस वजह से चाइना और पाकिस्तान के जो दोस्त हैं उनको तकलीफ हो रही है, इस्लाम परस्त जितने भी लोग हैं उनको तकलीफ हो रही है, और हिंदुस्तान में बैठे हुए जो उनके दोस्त हैं, जो उनके लॉबिस्ट हैं, ये लेफ्ट लिबरल सेकुलर जो कबाल है, उनको तकलीफ हो रही है। इसीलिए मैं आज की तारीख में उन लोगों से पूछना चाहता हूं, आज तुम किस तरफ खड़े हो? क्या तुम हिंदुस्तान के साथ खड़े हो या अपने दुश्मन के साथ खड़े हो? क्योंकि 1962 में ऐसा ही हुआ था। जब जंग चल रही थी चीन के साथ, लोगों ने, हिंदुस्तान की औरतों ने अपने जेवरात, अपने मंगलसूत्र निकाल के देश के फंड के लिए, सुरक्षा फंड के लिए दिए थे। घर घर से देश को बचाने की आवाज निकल रही थी। लोग वॉलंटियर कर रहे थे कि हमें कुछ करना है देश के लिए, हमें करने का हमें मौका मिलना चाहिए। लेकिन उसी वक्त कुछ पॉलिटिकल लोग ऐसे थे जिन्होंने चाइना का साथ दिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के कई लोगों ने, जिनमें राष्ट्रभक्ति थी, देशभक्ति थी, उन्होंने ऐलान किया कि आप अपने सैनिकों के लिए खून का डोनेशन करेंगे। आप जानते हैं क्या हुआ? कुछ कम्युनिस्ट ऐसे थे, उन्होंने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि आइडियोलॉजी उनकी वही बीजिंग से आती है, वही माओ जेतुंग की आइडियोलॉजी है। उस वक्त आपस में कहते हैं कि उन कम्युनिस्टों के आपस में झड़पें हुई, मारपीट हुई थी, यहां तक हालत हो गई थी। तो बीच में एक वरिष्ठ नेता, जो बाद में शायद मुख्यमंत्री भी बने थे एक प्रांत के, कम्युनिस्ट नेता, उन्होंने एक न्यूट्रल स्टैंड लिया, देश का स्टैंड नहीं लिया, न्यूट्रल स्टैंड लिया। कहते हम चाइना और हिंदुस्तान के बीच में शांति चाहते हैं। यह था रवैया। लेकिन आज भारत पूछता है उन लोगों से कि आज की तारीख में तुम लोग किसके साथ हो? भारत के साथ हो या भारत के दुश्मनों के साथ हो? लेकिन हमें आज की तारीख में 130 करोड़ हिंदुस्तानी हिंदुस्तान के साथ है। 130 करोड़ हिंदुस्तानी उन जवानों के साथ हैं जो वो भी सरहद पे खड़े हो गए, तैनात हैं, राष्ट्र की सुरक्षा करने के लिए तैनात है। अब ये हां बोले या ना बोले हमें नहीं फर्क पड़ता। ये शाहीन बाग वाले जो मंडली है, ये जो शाहीन बाग वाली मंडली है, जो कश्मीर में कश्मीर के पृथकतावादियों का समर्थन करती है, जो दिल्ली में बैठ के शाहीन बाग का नारा लगाती है, तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, वही जिन्ना का नारा, उनके साथ वही कम्युनिस्ट मिलते हैं जिन्होंने उस वक्त भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। क्यों? क्योंकि उस वक्त उन्होंने कम्युनिस्ट और रशिया के साथ समर्थन दिया कि भाई वो दूसरी जंग अजीम में लगे हुए हैं, दूसरी सेकंड वर्ल्ड वॉर में लगे हुए हैं, तो हमें अपने देश की आजादी को रोकना चाहिए, हमें उनका समर्थन करना चाहिए। और उसके बाद एक वाकया याद आता मुझे, आपने पता नहीं नाम सुना कि ना, मिस्टर
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से आते हैं। वो जब दूसरी जंग खत्म हो गई, भारत आजाद हुआ, ये कम्युनिस्ट लोग एक मंडली बना के, ग्रुप बना के मॉस्को चले गए। मॉस्को में स्टालिन को यह बताने के लिए कि देखिए, हमने आपका समर्थन किया, अपनी आजादी को रोका क्योंकि हमने आपका समर्थन किया। तो जानते हैं स्टालिन ने उनको क्या बोला? स्टालिन ने उनको बोला, अरे तुम लोग बेवकूफ हो। उस वक्त इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम जंग में मुनव्वस था। उसी वक्त तुम्हारे पास मौका था अपनी आजादी घोषित करने का, जंग लड़ने का, जब तुम्हारा दुश्मन कमजोर था। तुम क्या समझते हो? जो उन्होंने शब्द यूज किया था, अगर मैं उसका हिंदी में रूपांतर करूं, उन्होंने बोला था, तुमको क्या लगता है कि हम तुम्हारी 303 बंदूकों से हिटलर की सेना को हमने हराया? दूसरी जंग अजीम हमने जीती। और जब ये लोग मंडली वापस आई तो ये डांगे इतना प्रभावित हुआ, उनको इतनी शर्म